नमस्कार, जोहार। तो भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। सहयोगी आरती हमारे साथ है। इस बार देवघर, बाबा नगरी देवघर केंद्र में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा देवघर में है और आज और कल 2 दिन वो देवघर में रहेंगे और 2 दिन ये मंथन चलेगा। मंथन किस बात का होगा, इसी पर अभी हमारी चर्चा है कि आखिर जेपी नड्डा इसमें करने क्या वाले हैं। अभी जिस वक्त हम ये चर्चा कर रहे हैं, इस वक्त देवघर में बाकायदा मंथन चल रहा है और इस मंथन में बीजेपी के जितने शीर्ष नेता हैं, कोर कमेटी के जितने सदस्य हैं, सब वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो जो खबर मिल रही है, खबर ये मिल रही है कि सबसे पहले जो बैठक की शुरुआत है, घाटशिला उपचुनाव के मंथन के साथ बैठक की शुरुआत हुई। घाटशिला उपचुनाव के नतीजों पर मंथन चल रहा है कि भाई घाटशिला में नतीजे ऐसे कैसे हो गए, मतलब अंतर जो है वो पिछली बार से ज्यादा कैसे हो गया जब आप लोगों ने इतनी मेहनत की पहली। इसके बाद इस बात की भी चर्चा कि भाई दिक्कत कहाँ आ रही है, मतलब चंपाई सोरेन के मुद्दे पर बाबूलाल मरांडी साथ नहीं आते हैं, बाबूलाल मरांडी के मुद्दे पर अर्जुन मुंडा साथ नहीं आते, अर्जुन मुंडा के मुद्दे पर रघुवर दास साथ नहीं आते, तो आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो इसको लेकर के भी मंथन है और साथ ही मंथन इस बात को भी लेकर के है कि क्या जो नया नेतृत्व बीजेपी में तैयार होगा उस नेतृत्व का खाका कैसा होगा, मतलब किस तरीके से नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे, वो कौन सी कम्युनिटी से आएंगे, कौन सा जो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला उसको तय किया जाएगा। आरती, मंथन चल रही है, क्या लगता है इस मंथन में क्या चल रहा है? नहीं, बिल्कुल देखिए, सोशल इंजीनियरिंग की तो बात हो रही है, लेकिन इस वक्त जो सबसे हॉट टॉपिक इस पूरे मंथन में होगा, मुझे लगता है वो, क्योंकि ये पहले से ही इशारे मिल रहे थे, संकेत मिल रहे थे कि बीजेपी आदिवासी वोटर्स को इंटैक्ट करने में क्यों पीछे रह गई है। सबसे पहली बार मौका बीजेपी को मिला इस राज्य में और गाहे बगाहे पिछले 15 सालों के रिकॉर्ड में आप देखेंगे तो बीजेपी के लिए बहुत कुछ ठीक ठाक रहा था, लेकिन पिछले 15 सालों का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें, रघुवर दास के आने तक भी सब कुछ सामान्य चल रहा था। ऐसी थी चीजें कि कभी आपके पक्ष में, कभी उस विपक्ष के साथ। लेकिन ऐसा क्या हुआ पिछले 10 सालों में कि आदिवासी वोटर्स बिल्कुल हट गए बीजेपी से। तो इस बात पर सबसे ज्यादा फोकस है और जेपी नड्डा यहाँ पर 2 दिन के दौरे पर आए हैं, तो उनका फोकस झारखंड में बीजेपी का जो ये हम लोग भी देखते हैं, हमारे दफ्तर के सामने ही उनका दफ्तर है, मरनासन से स्थिति है, बिल्कुल सन्नाटा, कोई ना आने जाने वाला दिखता है, ना ही कोई चहलकदमी, ना ही। तो ये चीजें दिखाती है कि आप खुद इतने डीएक्टिवेट हो चुके हैं, तो आप अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को कैसे मोटिवेट करेंगे। तो सिर्फ मसला ये नहीं है कि जो प्रदेश अध्यक्ष की बात चल रही है, क्या प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर यहाँ पर सहमति बनेगी कि कौन होगा प्रदेश अध्यक्ष, और उसके लिए क्या सोशल इंजीनियरिंग फिट बैठाई जाएगी कि जो हर तबके को इंटैक्ट करे। क्योंकि सबसे बड़ा जो इस वक्त मुद्दा है बीजेपी का कि किसी भी तबके को वो टच नहीं कर पा रही है। घाटशिला चुनाव इसका सीधा सीधा सामने रिजल्ट है कि घाटशिला चुनाव में अगर 30,000 का जीत और हार का फासला है, तो आप सोचिए कि आपने किसी भी वर्ग को अपने खेमे में 38,000 का सोचिए, तो आपके खेमे में कोई भी वर्ग नहीं आया, तो आप कर क्या रहे थे। तो घाटशिला उपचुनाव को लेकर तो मंथन है ही, लेकिन बाकी सारी चीजें भी यहाँ टटोली जा रही है। सबसे बड़ी चीज जानते हैं क्या है? रघुवर दास की इमेज एक विकास पुरुष की थी, ठीक है। आप किसी से भी जाके पूछिए कि रघुवर दास ने काम किया, हाँ रघुवर दास ने काम तो किया है, लेकिन काम करने के बावजूद रघुवर दास हारे क्यों? और सिर्फ रघुवर दास नहीं हारे, उनकी सरकार के कई मंत्री हार गए, बहुत खराब, सबसे खराब प्रदर्शन रहा ना। हाँ। भाई हार गए। आखिर ऐसा क्या कारण है कि संथाल में इतनी मेहनत की रघुवर दास ने, लेकिन संथाल में मात्र एक देवेंद्र कुंवर जो है जरमुंडी सीट से, बस वो जीत कर गए हैं बीजेपी के लिए, और तो कोई सीट संथाल में इनको मिली नहीं। तो मतलब आखिर कारण क्या है इसका? ये बीजेपी के लिए अबूझ पहेली फिलहाल बन रखी है। भाई अगर फेस की बात कीजिए तो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री हैं बाबूलाल मरांडी, एक बहुत क्लीन छवि के नेता है। हाँ। बाबूलाल मरांडी जैसा फेस है इनके पास, अर्जुन मुंडा जैसा फेस है इनके पास, जो मुंडा समुदाय से आते हैं। मतलब चंपाई सोरेन इनके पास है, तो फेसेस की भी कमी नहीं है। तो आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है, मतलब क्यों आदिवासी बिल्कुल इनको रिजेक्ट किया, वो पहली चीज। अब जैसा घाटशिला उपचुनाव, जेपी नड्डा ये बात तो पूछेंगे ना कि भाई आप लोगों को हमने फ्री हैंड दिया, आप लोगों को भगवान ने मुद्दा दे दिया, हेमंत सरकार ने गोदी में मुद्दा दिया, चाईबासा का मुद्दा दिया, सूर्य हांसदा का मुद्दा दिया,
फंड की केंद्र से आप लोगों को कोई कमी नहीं हो रही है, कोई वॉल्वो में घूम रहा है, कोई एकदम फॉर्च्यूनर में घूम रहा है, दिक्कत कहाँ आ रही है भाई? यहाँ जो प्रदेश कार्य समिति है, इस प्रदेश कार्य समिति में कई ऐसे नेता हैं जिनके क्रीज तक नहीं टूटते हैं हाँ, कुर्ता पजामा के, तो दिक्कत कहाँ आ रही है? कहाँ तो जेपी नड्डा ये पूछेंगे, तो ये जो है ये समझने की कोशिश हो रही है कि भाई मतलब ये आखिर इसका फॉर्मूला क्या निकला है, पहली चीज। मुझे लगता है ना भारती के श्रेष्ठ नेतृत्व को भी ये समझ नहीं आ रहा होगा कि सारी चीजें देने के बाद भी कहाँ क्या लीक रह जा रहा है कि जिसे आप भर नहीं पा रहे जार को। आखिर क्या दिक्कत है? अभी जितनी चीजें आपने गिनाई, अगर ये सारी चीजें, ये सारी सहूलियतें किसी भी पार्टी को दे दी जाए तो मुझे लगता है कम से कम इतना बुरा प्रदर्शन तो कोई नहीं करेगा जितना बुरा प्रदर्शन घाटशिला में बीजेपी कर रहा। और एक और चीज है, अब बीजेपी को एक चीज समझनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा कि यहाँ का सोशल इंजीनियरिंग क्या है और जिस कम्युनिटी को वो रिझाना चाहता है वो कम्युनिटी चाहती क्या, उस कम्युनिटी की राजनीति बिल्कुल हाँ, चाह क्या रही है, हाँ, उस कम्युनिटी का नेतृत्व क्या चाहता है। संथाल समाज का सबसे बड़ा नेता अभी कौन है? हेमंत सोरेन है। इससे पहले दिशोम गुरु शिबू सोरेन थे। हेमंत सोरेन की राजनीति आप देखिएगा, हेमंत सोरेन की राजनीति संथाल समाज में विकासोन्मुख राजनीति से ज्यादा उनकी राजनीति दिलों में जगह बजाने वाली राजनीति। लेकिन संथाल समाज में अगर बाबूलाल मरांडी को आप देख लीजिए तो बाबूलाल मरांडी की एक्सेप्टेबिलिटी खुद संथाल समाज में, हाँ, इसलिए तो चंपाई सोरेन की एक्सेप्टेबिलिटी है, लेकिन अभी चंपाई सोरेन की इमेज एक विभीषण की इमेज। अभी फिलहाल चंपाई सोरेन की अगर इमेज को आप देखिएगा, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत पॉजिटिव, अगर सरायकेला से आप बाहर जाइएगा तो चंपाई सोरेन की एक्सेप्टेबिलिटी पर भी सवाल है, आप इसको समझिए। तो ये चीज, बहुत सारी ऐसी चीजें, इनको बीजेपी को भी मंथन करने की जरूरत है। बीजेपी को सबसे पहले तो एसी कमरों में बैठने वाले नेता, जो जिनका जमीन पर धरातल पर, आप खुद सोचिए ना, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जिनको जनरल सीट से जीतना पड़ता है, ठीक है, आदित्य साहू कार्यकारी अध्यक्ष, कौन सी ऐसी विधानसभा सीट है जो डंके की चोट पर आदित्य साहू जीत सकते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजेपी का पूरे कार्य समिति को आप देख लीजिए। राज्यसभा गए आदित्य साहू, प्रदीप वर्मा, क्या लगता है आपको ये लोग जीतने का मादा रखते हैं? नहीं रखते। लोकसभा का प्रदर्शन नरेंद्र मोदी के बल पर है, निशिकांत दुबे को छोड़ दीजिए तो बाकी और किसी का भी नहीं, कोई ऐसा लोकसभा सांसद नहीं कहता मैंने काम किया, मेरे काम के आधार पर मुझे वोट दो। अगर मोदी चेहरा ना रहे तो फिर कोई भी नहीं निकल खत्म पाएगा। कहानी। हाँ। प्रदेश नेतृत्व की आप बात कीजिए, प्रदेश नेतृत्व में जो संगठन में बैठे लोग हैं वो बोलेंगे तो ऐसा कौन है जो उनके 20 मिनट तक उनके भाषण को सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। 20 मिनट फिर भी बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है। कोई नहीं सुनेगा। नरेंद्र मोदी की छवि से इनको बाहर आ ही नहीं पा रहे, उससे शैडो से निकल ही नहीं या पा तो वो शैडो इतना बड़ा हो गया है कि उस शैडो सबको कोई पनप नहीं पा रहा है, हाँ, या फिर इनका कद इतना छोटा हो गया है कि ये उस शैडो से बाहर आने को तैयार नहीं पा रहे हैं। लेकिन जेपी नड्डा खुद भी उस शैडो से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। फैक्ट तो यही है, फैक्ट तो ये है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के, लेकिन कितनी हेडलाइंस में आपको जेपी नड्डा दिखते होंगे? आपको हेडलाइंस में अमित शाह और मोदी दिखते हैं। तो कहीं ना कहीं जेपी नड्डा इस चीज को समझ रहे होंगे। तो अब जेपी नड्डा उस मंथन में इस चीज को समझ करके जितनी जल्दी बीजेपी की जो कार्य समिति, इस कार्य समिति को बिल्कुल पूरी तरीके से जब तक चेंज नहीं करेंगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं मुझे लगता है चेंज तो होगा ही, और अच्छी खासी क्लास भी लगने वाली है कि अगर सारी सुविधाएं, सारे इक्विपमेंट्स, सारे हथियार आपको देने के बाद भी अगर आप चुनाव जंग नहीं जीत पा रहे हैं तो फिर आपको चाहिए क्या होगा। मुझे लगता है कहीं एक और पैटर्न तो नहीं इस्तेमाल करेगी बीजेपी, जिस तरह से कांग्रेस में देखिए कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए हैं, उसके बाद एक अध्यक्ष और बाकी कार्यकारी अध्यक्ष, तो क्या ये फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है? लेकिन चूंकि बीजेपी की ये परिपाटी कभी रही ही नहीं है, लेकिन क्या झारखंड को समझने के लिए ये फॉर्मूला यहाँ पर लाया जा सकता है? देखिए, झारखंड को साधने के लिए यहाँ की सोशल इंजीनियरिंग को साधना बहुत जरूरी है, और उस सोशल इंजीनियरिंग को बीजेपी जितनी जल्दी क्रैक करे ये बीजेपी के लिए उतना फायदेमंद होगा। लेकिन बीजेपी के नेता फिलहाल डायरेक्ट जो जनता के बीच में जो मास अपील वाली होती है ना, वो मास अपील से बहुत ग्राउंड पे आपको कोई मेहनत करते नजर ही नहीं आएंगे। आप कितने नेता को अभी देख रहे हैं कि हारने के बाद भी अपने क्षेत्र में एक्टिव रहे हो, वो गए हो, उनसे बातचीत की हो, भाई वो कम से कम टटोले तो कि उनकी हार की वजह क्या रही। हर एक प्रतिनिधि जो है, अब जिस विधानसभा से उन्हें हार मिली है या लोकसभा क्षेत्र से, वो क्या जाकर एक बार भी टटोले, उन्हें फीडबैक लेके आखिर उनकी हार की वजह क्या रही? जब तक इसे नहीं समझ पाएंगे। जयराम महतो की पार्टी
जयराम खुद जीते, लेकिन उनके बाकी जो है वो सब हार गए। लेकिन अब देखिएगा मोतीलाल महतो जनता दरबार लगाते हैं अपने क्षेत्र में, टुंडी में जाकर के वो जनता जनता दरबार दरबार लगाते रेगुलरली हैं। हाँ, गोमिया में मंत्री आते हैं गोमिया से लेकिन पूजा महतो वहां पर जनता दरबार लगाते हैं। देवेंद्र महतो को देखिए सिल्ली में, वो जनता वो जनता दरबार और वो लगाते हर हैं। जगह जाकर के, तो आपको जनता के बीच जाकर के एक्टिव रहना पड़ेगा। बिल्कुल, वही मैं कह रही हूँ कि आपको एक्टिव तो रहना पड़ेगा ना, आपको ये बताना पड़ेगा कि आप हार गए लेकिन फिर भी वो आपके साथ है, तब तो जनता को भरोसा होगा और आपको एक बार सोचेगी जनता। और इंटरनल हाँ। डिफरेंसेस, ये चंपई के मामले में हाँ, बाबूलाल नहीं पड़ेंगे, ये बाबूलाल सबसे के बड़ी मामले में चीज है। अर्जुन मुंडा नहीं पड़ेंगे, अर्जुन मुंडा के मामले में रघुवर नहीं पड़ेंगे। तो अगर जेपी नड्डा को चाहिए तो इन सबको साइड कीजिए, सबको साइड कीजिए और फ्रेश फेसेस लेकर के आइए, क्योंकि इनको तो आपने इतना एग्जाम्पल लोकसभा देख लिया, विधानसभा देख लिया, उपचुनाव देख लिया, सब कुछ देख ही लिया। बीजेपी की हार में उनके नेताओं की जितनी मतलब जो जनता से कनेक्ट नहीं होना, उनकी लापरवाही, एसी कमरों में बैठे रहना, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, क्रीज नहीं खराब होना, ये सारी चीजें तो रोल प्ले कर ही रही थी। लेकिन उन सबसे ज्यादा अगर किसी चीज ने इसमें हार में अपनी भूमिका निभाई तो ये अंदर खाने की लड़ाई, ये जो एंटी इनकम्बेंसी हुई है, वो सबसे बड़ा रीजन है बीजेपी को सतह पर लाने का, और इससे सबसे पहले निपटना होगा। मुझे लगता है कि इस पर सबसे ज्यादा बात होगी इस बैठक में, अगर जेपी नड्डा समझा रहे होंगे। लोग कह रहे हैं कि भाई आदिवासी बीजेपी को वोट नहीं देता, अगर आदिवासी वोट नहीं देता तो छत्तीसगढ़ में ये सत्ता में कैसे आते, उड़ीसा में ये सत्ता में हाँ कैसे सही बात है। तो ऐसा नहीं है कि आदिवासी समाज ने इनको रिजेक्ट कर दिया, झारखंड के आदिवासी समाज को क्या चाहिए ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ये समझ नहीं पा रहे हैं। और ये फेलियर बीजेपी का फेलियर नहीं है, ये जो फेलियर है, ये फेलियर जो है वो मान करके चलिए कि यहाँ की झारखंड के नेतृत्व का फेलियर है। झारखंड के नेता झारखंड के आदिवासियों से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, तो ये बीजेपी का आला कमान जितनी जल्दी समझ जाए, ये उसके लिए उतना जल्दी फायदा। चलिए, तो अब आज मंथन चल रहा है और देखना होगा कि क्लास तो लगती है, लेकिन इस मंथन का फलाफल क्या निकलता है, क्या जिन चीजों को बदलाव की जरूरत है वो चीजें बदली जाती हैं। अगर क्लास भी लगती है तो क्या उसके बाद झारखंड बीजेपी का चेहरा बदलेगा। झारखंड बीजेपी की सिर्फ तस्वीर भी नहीं, तासीर भी बदलनी बहुत जरूरी है। अगर ये सारे बदलाव नहीं होते हैं तो फिर यकीन मानिए कि 4 साल बाद भी कुछ ज्यादा बदलने वाला नहीं है बीजेपी के लिए। तो 4 सालों के लिए क्या प्लान होगा, और यही सारे कुछ लेकर आए हैं जेपी नड्डा, ये जो झारखंड मिशन झारखंड पे पहुंचे हैं इन्हीं सारी चीजों के साथ। तो देखना होगा कि 2 दिनों के बाद क्या कुछ फलाफल निकलता है और बीजेपी क्या कुछ इससे गेन कर पाती है झारखंड के लिए। नमस्कार, जोहार।